आ जाइए आ जाइए। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब यह है कि 1857 की क्रांति से पहले क्या क्या चीजें हुई थी। 1857 की क्रांति से पहले क्या क्या चीजें हुई थी, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, जितने भी आंदोलन हुए थे, छोटे मोटे छोटी मोटी जो भी चीजें आई थी, उनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। करें भाई शुरू। आ जाओ आ जाओ। राम राम जी, राम राम, राम राम भाई, राम राम। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। बोलो बोलो। सर आप मैंने रिप्लाई नहीं करते। क्या रिप्लाई करूं, बता तो दे। ठीक है चलो चलो। हाँ देखो भाई, 1857 की क्रांति से पहले मेनली क्या क्या चीजें हुई थी वो सारी हम पढ़ेंगे। पहली चीज तो हुई थी हमारे 3 भूमि सुधार आंदोलन भाई। 3 क्या हुए थे हमारे? भूमि सुधार आंदोलन हुए थे भाई। ये क्या कुछ चीजें भूमि सुधार आंदोलन? देखो जैसे कि आज के जमाने में सरकार टैक्स लेती है तुमसे भाई। कोई भी तुम इनकम करने लग रहे हो, इनकम टैक्स लगने लग रहा है। तुम कोई बिजनेस व्यवसाय स्टार्ट करते हो तो तुम्हारे ऊपर जीएसटी लगने लग रहा है। तो ये सारी चीजें सरकार तुमसे लेती है। ठीक है जी, चीजें होगी क्लियर। लेकिन पुराने समय के अंदर सरकार क्या जमीन के ऊपर टैक्स लेती थी, क्योंकि पुराने समय के अंदर ना तो इतनी ज्यादा फैक्ट्रियां होती थी, ना इतने ज्यादा बिजनेसमैन होते थे। मेनली जो सारा का सारा सिस्टम चलता था वो खेती बाड़ी के ऊपर चलता था। आप लोग खुद सोच के देखो, इंसान का जो पहले जो मेन जो एम होया करता ना, वो रहा करता मैं अपने 2 टाइम के खाने का जुगाड़ करूं। कैसे जुगाड़ करूं? और आज के टाइम पर इंसान का मेन एम क्या? खाना हर एक के घर में मिलेगा। हर एक के घर में, मतलब ये समझो कोई 1% जनसंख्या ऐसी मिली भारत के अंदर जिसके पास खाने का जुगाड़ ना हो। बाकी लगभग सभी के पास 2 टाइम के खाने की प्रॉपर व्यवस्था है। लेकिन अब इंसान किस लिए भागने लग रहा है? इस समाज के अंदर झूठे दिखावे की तरफ। ठीक है, अब आप खुद बताओ, आपके घर में 2 टाइम की रोटी बनती है? जी बिल्कुल बनती। मेरे हिसाब से 90% बच्चों के घर में 2 टाइम की रोटी बिल्कुल इजीली बनती होगी। उसके अंदर ज्यादा कुछ कठिनाई भी नहीं आने लग रही होगी। अगर आप नॉर्मल खेती बाड़ी करते हो तो भी आराम से 2 टाइम की रोटी इजीली मेंटेन होने लग रही होगी। लेकिन अपने को बढ़िया फैंसी कपड़े पहनने हैं, महंगी घड़ी पहननी है, ठीक है, बढ़िया पाछा तला बुलेट चाहिए, ठीक है, पाछा तला गाड़ी चाहिए महंगी वाली, कोई स्कॉर्पियो, कोई करेक्टा के बेरा के चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटी, गांव में सबसे बढ़िया कोठी हो। तो ये सारी जो दिखावे की चीजें ना, अब आदमी इसके लिए भागने लग रहा है। ठीक है, भगवान ने इंसान को जन्म किस लिए दिया था? भाई तू धरती पे जा, इंजॉय कर, ठीक है, खेल कूद से कुछ कर, वो धरती तेरी है 80-90 साल तक। ठीक है, वहां पर अपने खाने की अरेंजमेंट कर और अपना फिर तेरा सफाया हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाला व्यक्ति क्या करता था? शिकार कर दिया, भाला मार दिया, तीर मार के कैसे कैसे करके शिकार कर लिया, अपना जानवर खा लिए, पशु खा लिए, फल फ्रूट खा लिए। ठीक है, मतलब 2 टाइम के खाने के अरेंजमेंट करता था, बस पूरे दिन का यही काम होता था। आगे सर्दी आने में सर्दियों में अपना कैसा आश्रय ढूंढना है, कैसे सर्दियों से बचा जाएगा, खाने के अरेंजमेंट करना, ये उसका मेन लक्ष्य होता था। और अभी जो 1900 जब अपना देश आजाद हुआ 1947 में, उससे पहले भी इंसान इन्हीं कामों के अंदर व्यस्त रहता था भाई। किस टाइप से अपने 2 टाइम के खाने की अच्छी अरेंजमेंट हो, गेहूं की अच्छे से अरेंजमेंट हो जाए, चावल की अच्छे से अरेंजमेंट हो जाए, 2 टाइम का खाने की अच्छी अरेंजमेंट हो। जब जैसे ही हमारा देश आजाद होया, आजादी के बाद जब ये तुम्हारी ये हरित क्रांति आई, हमने पढ़ा था हरित क्रांति के बारे में, और ये सारी चीजें हुई, गेहूं की उर्वरता बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर बढ़ गई, बम्पर मात्रा में गेहूं खाद बीज आ गए। उसके बाद से क्या इंसान को खाने के लिए इतना संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इंसान क्या है, खाना तो हर एक के घर में मिलेगा। आज के दिन में भी मैक्सिमम बच्चों के घर में 2 टाइम की रोटी बहुत इजीली बन जाती है। लेकिन अब इंसान किसके पीछे भागने लग रहा है? दौलत और शोहरत के पीछे। मुझे मेरा नाम कमाना, मुझे पैसे कमाने, मुझे और चीज कमानी है, सुथरी बहू लानी है, बढ़िया कोठी बनाने का, अम्मा वो प्लाट खरीद लिया, वो किला खरीद लिया। अब इंसान इसके पीछे भागने लग रहा है। अब खाने के लिए नहीं भागने लग रहा है, इन चीजों के पीछे भागने। तो पहले की और अब की समय की जरूरतें बदल गई हैं। तो अब सरकार भी उसी हिसाब से टैक्स लेगी। पहले सरकार लेती थी तुम्हारे खाने वाली चीजों के आधार पर टैक्स, यानी जो तुम्हारी भूमि होती थी भूमि के ऊपर टैक्स लेती थी। अब सरकार किसके ऊपर? जो तुम कमाते हो उसके ऊपर टैक्स लेने लगी। ठीक है, तो समय का पहिया सारा घूमता गया। अब इसके अंदर क्या देखो, 3 भूमि सुधार हमारे पास मेन आंदोलन हुए। कौन कौन से आंदोलन थे? पहला जो आंदोलन था उसका नाम था स्थायी बंदोबस्त। एग्जाम के अंदर बकायदा पूछा जाता है, आपको एमसीक्यू जब कराऊं तब आपको पता भी लग जाएगा प्रीवियस ईयर के। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके टाइम पर शुरू की गई, कब शुरू की गई, ठीक है, कहां कहां पर लागू हुई, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए।
तो स्थायी बंदोबस्त क्या था अभी आपको बताऊंगा। 1793 में 1793 के अंदर क्या है, कॉर्नवालिस के द्वारा, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस होया करता, अंग्रेज अधिकारी था, कॉर्नवालिस के द्वारा यह प्रणाली आपकी स्टार्ट करी गई। ठीक है जी। इस प्रणाली के तहत होता क्या था, बस स्थायी बंदोबस्त। इसके तहत उसने 3 रूल बना दिए। इसको मेनली जमींदारी प्रथा भी बोलते हैं, लिख लो इसको, जमींदारी प्रथा भी बोलते हैं। इसके तहत क्या है, इन्होंने 3 रूल बना दिए अंग्रेजों ने। मतलब 3 क्या, मतलब वैसे एक रूल बना दिया। रूल क्या बनाया, मतलब इन्होंने जमींदार नियुक्त कर दिए भाई अलग अलग गांवों के अंदर। जमींदार कैसे, जैसे मान लिया भाई इस गांव के अंदर 100 खेत हैं, 100 किले हैं, तो इन 100 किलों के ऊपर ये एक जमींदार बना दिया। ठीक है भाई, यानी इन 100 किलों के ऊपर तेरा कंट्रोल चलेगा। तू जो चाहेगा किसान अपने खेत के अंदर वही चीज बोएगा। ठीक है, लेकिन एक रूल होगा, डेली सूरज छिपने से पहले तुझे इनसे टैक्स वसूल करके हमारे पास लेना पड़ेगा। यह सिस्टम थी स्थायी बंदोबस्त, यानी कि जमींदारी प्रथा। इस प्रथा के तहत क्या था, कॉर्नवालिस के द्वारा क्या है, अलग अलग जमींदारों की नियुक्ति की गई, जो कि क्या है, शाम को सूरज अस्त होने से पहले क्या है, अंग्रेजों को क्या टैक्स लाके देते थे। उनका काम ये होया करता। चीजें समझ में आई या नहीं आई? तो इसके अंदर क्या था, मेनली सूरज ढलने से पहले, ढलने से पहले जमींदार को किसानों से टैक्स वसूल कर लाना होता था भाई। ये रूल बना दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, मेनली सारा खेती बाड़ी बता, सारा का सारा सिस्टम निर्भर। तो ऐसे ऐसे भाई आपको क्या है, मेनली किसानों से टैक्स वसूलना है, और वो टैक्स वसूल कर ले आना है सूर्यास्त होने से पहले पहले। ठीक है जी। मेनली ये लागू कहां पर हुई, तो ये प्रथा मेनली आपके 3 जगह पे लागू हुई। कहां पर, एक तो बंगाल के अंदर लागू हुई, एक तुम्हारे उत्तर प्रदेश के अंदर लागू हुई, और एक तुम्हारे मध्य प्रदेश के अंदर लागू हुई। भाई इन 3 राज्यों के अंदर यह प्रणाली तुम्हारी लागू हुई थी। तो इतनी ही चीज याद रखनी स्थायी बंदोबस्त के बारे में। एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली आई कब, 1793। याद कैसे रहोगे, 93 मतलब तिरना, यानी कि इतनी दूर विदेशों से, पश्चिमी देशों के जो लोग हैं, अंग्रेज हैं, वो तिर के हमारे देश के अंदर आए और अपना स्थायी कब्जा करके बैठ गए। इस तरीके याद रखना, हमको सताने के लिए, 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली आई। किसके द्वारा लागू करेगी, कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है जी। और इसको क्या जमींदारी प्रथा ही बोल देते हैं। इसका मतलब क्या भाई, यहां पर हमने स्थायी जमींदारों की नियुक्ति कर दी, और वो कहते हैं सूरज ढलने से पहले सारे किसानों से टैक्स वसूल करते थे और अंग्रेजों को पहुंचाते थे। बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों के अंदर इस प्रणाली की शुरुआत करी गई थी। हर एक साथी के समझ में आया नहीं आया? आया तो मैं आगे चलूं भाई। हाँ, तो अगले साल जून तक चलेगा ना दीपिका? देखो मैं आपको बता देता हूं, कुछ बच्चों के डाउट है। मैंने अभी टेलीग्राम पे पोस्ट डाली थी 1 बजे के करीब। उसके अंदर मैंने ये बोला था, मां भाई जिन साथियों ने सीईटी परी का बैच वगैरह लिया था, तो उनका 30 सितंबर को एक्सपायर हो जाएगा, बैच खत्म हो जाएगा। अब उसके अंदर मैक्सिमम बच्चे का या बढ़क होगी। जहाँ पर उन्होंने बोला था 1 साल की वैलिडिटी है। मना किसे बालकना जून में लिया था, किसे बालकना जुलाई में लिया, तो परी वाला बैच की करने लगे, बात करने लगे। सीईटी परी का कौन लिखा था अपना, जब भी सीईटी का पेपर आया उस टाइम का जो बैच है उसकी बात करने लगे रहे। तो भाई आपका एक्सपायर नहीं होगा। एक्सपायर किसका, क्योंकि वो बैच आपने अक्टूबर में लॉन्च किया था भाई, अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया था वो बैच। ठीक है, सैटेलाइट के थ्रू, मतलब रॉकेट लॉन्चर थे उनके थ्रू उसको लॉन्च किया था और अंतरिक्ष में छोड़ दिया था। तो अक्टूबर में जिसने खरीदा था ना, तो उसका 30 सितंबर को खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चों ने अक्टूबर के अंदर ही लिया था। अब कुछ बच्चा ना भाई दिसंबर में लिया, दिसंबर 2024 में, तो उसका नवंबर 2025 के अंदर, नवंबर 2025 के अंदर एक्सपायर होगा। तो कंफ्यूजन को दूर करो। अब जैसे अभी दीपिका नाम की लड़की का मैसेज था, बोलने लग रही थी कि भाई मैंने जून 2025 यानी इसी साल 2025 के अंदर वो वाला बैच लिया, तो मेरा भी अभी एक्सपायर नहीं, आपका अगले साल फिर मई 2026 के अंदर एक्सपायर होगा। चीजें समझ में आई? तो इस चीज के ऊपर भड़क ना लो। मेरे पास मैसेज भी आए थे 2-3, मैं उसमें दोबारा तक क्लियर भी कर दूँ, टेलीग्राम पर पोस्ट डालेगी। ठीक है, हाँ PSLV लगा के लॉन्च किया था भाई। नहीं यूट्यूब पे नहीं होती भाई, ये बैच के अंदर ही मिलती है क्लास। ओके
नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको एक और चीज बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से किसी नंबर से कर दो, उस चीज की कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो एक्स्ट्रा पेमेंट को बोला जाता है उसे आप किसी नंबर से कर दो, उस चीज की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका बैच यहाँ से चेंज हो जाएगा, अपना जो सॉफ्टवेयर है सिस्टम उसके अंदर से। आगे चलूं भाई, मैंने आपको क्या बताया भाई, 3 भूमि सुधार आंदोलन हुए थे, ठीक है। तो उसके अंदर से पहला कौन सा था हमारा, स्थायी बंदोबस्त। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। आंदोलन तो नहीं थे, वैसे थे 3 भूमि सुधार, मतलब कुछ भी लगा लो, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त हो गया क्लियर हर एक साथ, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आता है उसका नाम है रेतवाड़ी पद्धति। क्या नाम है, रेतवाड़ी पद्धति। आ जाओ, रेतवाड़ी पद्धति। ये कौन सी पद्धति होती है जी, अभी बताता हूं आपको कौन सी पद्धति होती है। रेतवाड़ी पद्धति के अंदर क्या कुछ मामला था, इसके अंदर भाई जो रेत है ना, रेत बोला जाता था किसान को। जैसे अभी हमने देखा जमींदार था, जमींदार के अंदर किसान काम करते थे। जैसे कैसे होता था आपको बताता हूं, जैसे ये हमारा जमींदार है, ठीक है। ये जमींदार बना दिया लीडर तुम्हारा एक तरीके से, भाई इसके अंडर है तुम्हारे मान लिया 100 किल्ले जमीन, यानी कि 100 खेत है, यहां पर ये 100 खेत इसके हैं। ये खेत नंबर 1 है, ये खेत नंबर 2 है, ये खेत नंबर 3 है, खेत नंबर 4। हर एक खेत के अंदर किसान काम करने लग रहा है, ठीक है। ये किसानों के खेत है, जमींदार के खेत नहीं है, ये किसानों के खेत है। जमींदार का काम क्या, इसके अंडर होंगे ये सारे खेत, ठीक है। जमींदार जो आदेश देगा कि वो तुम्हें खेत के अंदर कपास बोनी तो कपास बोएंगे, गेहूं बोनी तो गेहूं बोएंगे, अफीम बोनी तो अफीम बोएंगे, ठीक है। फिर जमींदार इनसे टैक्स कलेक्ट करता था और उसको लेके जाता था। फिर क्या हुई, ये तो पद्धति थी हमारी स्थायी बंदोबस्त की। फिर आई तुम्हारी रेतवाड़ी पद्धति। इसके अंदर क्या था, ये जो रेत जो वर्ड है ना, ये किसके लिए यूज किया गया, किसान को। किसान को क्या बोला जाता था, रेत बोला जाता था, ठीक है। किसान को क्या है, रेत बोला जाता था। ये पद्धति मेनली कब स्टार्ट हुई, साल 1820 के अंदर। जैसे वो हमारी 1793 के अंदर स्टार्ट हुई थी, यानी कि उसी के कुछ साल बाद, आप मोटा मोटा समझो 27 साल बाद ये पद्धति स्टार्ट हुई, साल 1820 के अंदर। इसके अंदर क्या होता था, जो भी मतलब कि किसान होता था, जिसकी भी भूमि हो, जो भी किसान है वो अपनी भूमि का स्वामी उसको खुद माना जाता था। जैसे स्थायी बंदोबस्त के अंदर तो क्या होता, जमींदार को स्वामी माना जाता था, जमींदार है इन सारी जो भी किसाना की धरती, इसका मालिक है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन जो किसान की जोन सी धरती, उस किसान में वो मतलब उस खेत में वो किसान काम करेगा। लेकिन यहां पर क्या था, रेतवाड़ी के अंदर हर एक किसान को खुद की जमीन का खुद मालिक बना देगा। मतलब ये जो जमींदार वाला सिस्टम इसको खत्म कर दिएगा, भाई जिस किसान की जो धरती उसका वो खुद मालिक है। लेकिन क्या है, अब वो जो खुद मालिक बन गया उसको खुद ही टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। उसको अब डेली टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि बीच में जमींदार जो बीच में एक तरीके जो दलाल का काम करता था उसका रोल खत्म कर दिया। अब किसान डायरेक्ट अंग्रेजों को टैक्स देंगे, ठीक है। और ये प्रणाली मेनली दक्षिण भारत के अंदर लागू करी गई थी। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बस इसके अंदर इतना याद रखना। तो क्या है, देखो रेतवाड़ी पद्धति हमारी पहली चीज तो स्टार्ट कब हुई, साल 1820 में स्टार्ट हुई। मेनली कहां पर स्टार्ट हुई, तुम्हारी दक्षिण भारत के अंदर स्टार्ट हुई भाई, दक्षिण भारत में स्टार्ट हुई, ठीक है जी। इस प्रणाली के तहत क्या कुछ रूल था, इसके तहत रूल ये था कि किसान अपनी भूमि का मालिक खुद है, किसान अपनी भूमि का मालिक खुद है, वह उसे खुद टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है जी। मतलब बीच में जमींदार का जो रोड़ा है वो कर दिया खत्म, ठीक है जी। तीसरा जो इसके अंदर मेन था कि भाई ये लागू किसने किए थे, जैसे अभी हमने पढ़ा कि पिछले वाली के अंदर किसने, कार्नवालिस के द्वारा लागू करी गई थी स्थायी बंदोबस्त। तो उसी टाइप से रेतवाड़ी पद्धति वो किसके द्वारा लागू करी गई, तो वो 2 अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा लागू करी गई थी। एक का नाम था थॉमस मुनरो, दूसरे का नाम था अलेक्जेंडर रीड, ठीक है। तो ये नाम भी याद रखना। तो मेनली किसके द्वारा लागू करी गई, लागू किसके द्वारा करेगी, 2 व्यक्तित्व थे। कौन से, एक तो था थॉमस मुनरो, दूसरा था अलेक्जेंडर लीड ना समझ लियो, लीड था, वैसे तो थे ही लीड, लेकिन फिर भी ठीक सर ले दो ढंग सर नाम, ठीक है। चीजें समझ में आ गई। तो रेतवाड़ी पद्धति और स्थायी बंदोबस्त दोनों क्लियर हुए या नहीं हुए, एग्जाम के अंदर बकायदा पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे जा चुके। जब आपको एमसीक्यू करवाऊं तब आपकी आंखें फटके हाथ में आ जाएगी, ठीक है। खासकर तुम्हारी जाड़ तो
पक्का फटके हाथ में आएगी तुम्हारी। ठीक है, तो अब मैं क्या दो चीज समझाई, देखो डिफरेंस क्या है। जमीन उसके अंदर स्थायी बंदोबस्त के अंदर क्या था, बीच में जमींदार होते थे, इसके अंदर किसान अपनी भूमि का खुद मालिक, वो 1793 में लागू, ये 1820 में लागू। उसके अंदर कॉर्नवालिस के द्वारा लागू करी गई, ये तुम्हारी अलेक्जेंडर रीड और तुम्हारा थॉमस मुनरो के द्वारा लागू करी। उसके अंदर टैक्स जमींदार कलेक्ट करता है, यहां पर किसान अपना टैक्स खुद देगा, बस इतने ही डिफरेंस है। ये दक्षिण भारत में लागू थी, वो तुम्हारी बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर लागू थी। चीजें क्लियर होगी, हर एक साथी क्लियर होगी। अब जो हमारी आती है जो तीसरी और लास्ट व्यवस्था है, उसका फिर हम आगे पढ़ेंगे। तीसरी व्यवस्था कौन सी, जो कि अंग्रेज लेके आए थे, उसका नाम था महालवाड़ी व्यवस्था। क्या थी तुम्हारी। ठीक है, तो अब मैं क्या दो चीज समझाई, देखो डिफरेंस क्या है। जमीन उसके अंदर स्थायी बंदोबस्त के अंदर क्या था, बीच में जमींदार होते थे, इसके अंदर किसान अपनी भूमि का खुद मालिक, वो 1793 में लागू, ये 1800। सर आपकी पिछले वीक की क्लास नहीं, बैच के अंदर है भाई। सर एचटेट का रिजल्ट कब आएगा, नहीं पता भाई। सर हिंदी का हैंडरिटन नोट अवेलेबल करा दो भाई, बैच के अंदर डाल तो रखे विकास सांगवान। अगर आप लोग बोलो तो मैं एक चीज और करूं क्या, अगर आप लोगों की डिमांड हो तो। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं वो चीज उपलब्ध करवा दूंगा। मैक्सिमम बच्चों को हिंदी के अंदर दिक्कत होती है। दिक्कत कैसे जी, जैसे मान लिया अब हिंदी में बैच के अंदर तो करवाता ही हूँ, हिंदी बैच के अंदर होगी बाई चांस, मान लो तुम, ठीक है भाई, सारी कंप्लीट भी होगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्लास लगाना ना पसंद हो। मतलब कैसे जी, जैसे वो ऐसे सोचते हैं भाई हम बुक से पढ़ लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है एज कम्पेयर टू वीडियो वगैरह देखें कुछ और। अगर आप लोग बोलो तो मैं हिंदी के अलग से हैंड रिटन नोट्स प्रिंट फॉर्म में निकाल दूँ, मतलब आपकी होम डिलीवरी हो जाएगी। और उसके अंदर ऐसे कर दो, जैसे चैप्टर 1 है, वर्ण व्यवस्था है और है, उसके पीछे उसके स्पेशल अलग से MCQ भी दे दूँगा। करीबन ये समझो भाई जैसे हर एक चैप्टर के साथ 20-25 MCQ जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए अलग अलग एग्जामों के अंदर, इस टाइप से मतलब पूरे एक हैंड रिटन नोट्स का एक सेट सा बना दूंगा हिंदी का। अगर आप लोग बोलोगे तो ये चीज़ मैं उपलब्ध करवा दूँ भाई, ताकि आप लोगों को कोई वीडियो वगैरह, अगर आप ये सोचते हो वीडियो से समय बर्बाद होता है, कई साथियों को लगता है, तो डायरेक्ट नोट्स से ही पढ़ सकता है। अगर आप लोग बोलोगे तो कर दूँगा मैं, ठीक है, करा दो जी, ठीक है, कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करवाऊंगा सिर्फ हिंदी के, क्योंकि देखो बहुत सारे सब्जेक्ट पता क्या है पढ़ा दो यूट्यूब पे, बैच के अंदर करवा रखी है यार हिंदी पूरी। जीके जीएस के भी निकाल दो सर आप वाली क्लासों के। भाई आप लोगों को लगता है कि जीके जीएस के भी निकाल दो, समय बहुत लगता है यार। अब हर एक सब्जेक्ट के नोट्स तैयार करने में तो बहुत समय लगेगा, 2-3 महीना समय लग जाएगा। अगर जीके जीएस की मैं निकालने की सोचूंगा ना इस टाइप से, हैंड रिटन नोट्स के अलग से निकाल दूं, तो मोटा मोटा ये समझो तुम कम से कम 2 महीने का समय लगेगा कम से कम, ठीक है। लेकिन हिंदी के ऊपर काम करेंगे, तुम टेंशन ना लो। तो अब आते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। ये महालवाड़ी व्यवस्था ये क्या कुछ है भाई, इसका क्या कुछ मामला है, इसके ऊपर बात करते देखो। तो महालवाड़ी व्यवस्था कब है, जैसे देखो अभी तक हमने पढ़ा, पहली 1793 में आई, कौन सी, तुम्हारी स्थायी बंदोबस्त। दूसरी आई रेतवाड़ी व्यवस्था 1820 में। महालवाड़ी व्यवस्था आई साल 1822 में, यानी कि रेतवाड़ी के 2 साल बाद ही ये व्यवस्था हमारे पास आ गई थी जी, ठीक है। ये मेनली कहां पर और क्या कुछ मामला था इसका, तो ये मेनली जो थी भाई, एक तो बंगाल के अंदर भी स्टार्ट हुई थी, साथ में पंजाब के अंदर भी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता था, महाल किसको बोलते थे, जैसे अभी हमने रेतवाड़ी के अंदर पढ़ा, रेत किसको बोलते थे, गांव के किसानों को बोलते थे। तो महालवाड़ी के अंदर महाल किसको बोलते थे, महाल बोलते थे भाई जो भी हमारा गांव है या जो भी हमारी जागीर है, ऐसे नहीं सुना जागीर, पुराने समय में गांव को जागीर बोलते थे, जो भी हमारा गांव है या जो जागीर है उसको महाल बोलते थे, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता था भाई, हर एक गांव के अंदर एक प्रधान नियुक्त कर दिया, यानी क्या बना दिया, जैसे मान लिया ये गांव है तुम्हारा, ठीक है, इस गांव के अंदर मान लिया भाई 100 परिवार रहते हैं, 100 परिवारों के पास मान लो भाई किसी किसान के पास 5 खेत जमीन है, किसी के पास 4 खेत है, किसी के पास 15 भी मिल जाए, किसी के पास 20 भी मिल जाए, तो ये जो गांव का जो प्रधान होगा ना, तो ये प्रधान पूरे गांव के, अपना जो इसका गांव है, इस गांव के 100 परिवारों से टैक्स वसूलेगा और अंग्रेजों को लाकर देगा। चीज समझ में आई, ठीक है। तीनों व्यवस्थाओं के अंदर डिफरेंस समझ में आना चाहिए। देखो क्या कुछ है, तो महालवाड़ी व्यवस्था कब भाई तुम्हारी साल 1822 में स्टार्ट हुई भाई, स्टार्ट हुई, ठीक है।
ठीक है। ये वाली जो व्यवस्था मेनली कहां कहां पर, एक तो स्टार्ट हुई थी तुम्हारी पंजाब के अंदर और एक स्टार्ट हुई है तुम्हारी बंगाल के अंदर, ठीक है जी। लेकिन पंजाब और बंगाल दोनों के अंदर अलग अलग अंग्रेज अधिकारियों ने इसको स्टार्ट कराया था भाई। बंगाल के अंदर तो करी थी होल्ट मैकेंजी ने भाई, होल्ट मैकांजी के द्वारा क्या है बंगाल के अंदर स्टार्ट करी गई थी। और पंजाब के अंदर जो स्टार्ट करी गई वो करी थी विलियम बेंटिक ने, जिसने सती प्रथा के ऊपर बैन भी लगाया था, आपने पढ़ा भी था, ठीक है। विलियम बेंटिक जिसने सती प्रथा के ऊपर 1829 के अंदर बैन लगाया था, विलियम बेंटिक के द्वारा पंजाब के अंदर आपकी स्टार्ट करी गई और होल्ट मैकांजी के द्वारा तुम्हारी क्या है बंगाल के अंदर स्टार्ट करी गई, ठीक है जी। और ये जो महाल है वो कौन बोल रहा, राहुल धानालाड़िया माल है, बाबा की दया स्वाद आ रहे हैं, कति जी से आ रहे हैं, ठीक है। तो माल किसको बोलते हैं, गांव या जागीर को क्या बोलते थे, महल बोलते थे, पुराने समय की बात बताने लग रहे हैं। और इसके अंदर रूल क्या था, गांव या जागीर का प्रधान, क्या रूल था, गांव या जागीर का प्रधान पूरे गांव के किसानों से टैक्स वसूल कर अंग्रेजों को देता था। चीजें समझ में आई भाई, तीनों व्यवस्थाएं हर एक साथी के दिमाग में घुस गई, तीनों के बकायदा तुमको साल, जगह और अंग्रेज अधिकारी याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों व्यवस्थाएं। प्रीवियस ईयर के अंदर आप लोग खोल के देख लेना, ठीक है। सर साइंस के हैंड रिटन नोट्स भी डाल दो, तो डाल तो रखे रिया, साइंस के हैंड रिटन नोट्स, केमिस्ट्री के सारे डाल रखे, बायोलॉजी के सारे डाल रखे, फिजिक्स के सारे डाल रखे, बैच के अंदर चेक कर लो आप, ठीक है। क्लियर है गुरुजी, ठीक है। अब इसके अंदर तुम एक मैप के माध्यम से समझो, तो मैं तुमको जैसे मैप के माध्यम से समझा देता हूं। जैसे ये अपना भारत का मैप है, एग्जाम्पल के लिए बोलने लग रहा है ये, ठीक है, समझ गए भाई। ऊपर की तरफ हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, इस तरफ असम वगैरह हो गया, बंगाल वगैरह हो गया, असम बंगाल वगैरह का जो एरिया हो गया वो इधर आ गया, नीचे की तरफ तुम्हारा साउथ आ गया, दक्षिण भारत आ गया, और इस तरफ तुम्हारा गुजरात वगैरह आ गया, ठीक है जी। चीजें समझ में आएगी। अब इसी के अंदर थोड़ी सी इन व्यवस्थाओं को अच्छे से समझो। इन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, धीरे धीरे मतलब कैसे टैक्स लेना स्टार्ट किया, ये चीज समझो आप, इसीलिए मैंने बनाया। स्थायी बंदोबस्त मैंने आपको स्पेशल बताया, इन्होंने कहां से, यहां पर हमारा बंगाल है, ये हमारा मध्य प्रदेश है, और इधर हमारा यूपी है, ठीक है। तो इन तीनों के अंदर इन्होंने कौन सी प्रणाली अपनाई, इन तीनों के अंदर इन्होंने स्थायी बंदोबस्त अपनाई। स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से टैक्स वसूलते थे या नहीं वसूलते थे, जी बिल्कुल वसूलते थे, ठीक है। यानी भारत के एक हिस्से पर इन्होंने कब्जा किया। पूरे के पूरे दक्षिण भारत के अंदर इन्होंने अलग प्रणाली अपनाई, जिसका क्या नाम था, रेतवाड़ी व्यवस्था थी, अभी अभी करवाई थी भाई। किसानों को डायरेक्ट बता दिया भाई तुम अपनी भूमि के खुद मालिक हो, अपने आप टैक्स देने आ जाया करो। रेतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट कर दी दक्षिण भारत के अंदर, ठीक है जी। और इस तरफ आओगे तुम पंजाब साइड, पहले पंजाब हरियाणा एक ही होता था, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर इन्होंने कौन सी व्यवस्था स्टार्ट करी, मतलब मेनली ये समझो उत्तर पश्चिम जो भारत है उसके अंदर इन्होंने कौन सी व्यवस्था स्टार्ट करी, यहां पर अभी अभी जो हमने पढ़ी कौन सी थी, महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था राजस्थान पंजाब ये वाला जो एरिया है यहां पर इन्होंने ये व्यवस्था स्टार्ट कर दी। यानी कि कुल मिला के भारत का लगभग जो इतना इतना हिस्सा, ऊपर वाला जो हिस्सा है नॉर्थ, उसको छोड़ के लगभग इतने इतने हिस्से के ऊपर इन्होंने क्या टैक्स वसूली स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। इस तरीके से चीजें समझ में आई। यानी स्थायी बंदोबस्त हमारे इस भारत के अंदर दक्षिण में रेतवाड़ी, उस तरफ महालवाड़ी, और इस तरीके से टैक्स की वसूली करते थे। स्थायी बंदोबस्त के अंदर जमींदार बना दिए, रेतवाड़ी के अंदर किसान अपनी भूमि का खुद मालिक है, खुद टैक्स देने आएगा। महालवाड़ी के अंदर जो गांव का जो प्रधान होता था, जो भी सरपंच होता था, वो पूरे गांव वाले जितने भी किसान हैं उनसे टैक्स वसूल के अंग्रेजों को देता था। तीनों व्यवस्थाएं हर एक साथी के अच्छे से समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए कमेंट करके बताओ, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूं, ठीक है। क्या है सर जी, इजरदारी सिस्टम है भी, क्या मतलब इजरदारी कौन सा होता है भाई, क्या हुआ,
चलो आगे। शाबाश शाबाश, गच है जी, समझ में आ गया। ओके भाई, चलो आगे चलते हैं। अब क्या है, अब आपके देखो ये 3 टाइप की व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने स्टार्ट करी तुमसे टैक्स वसूली के लिए पुराने समय के अंदर, ठीक है जी। अब क्या सिस्टम आया, अब भाई देखो इस टाइप से तुम टैक्स वसूलोगे जनता से, तो जनता तो गरीब होनी है। पहले तो खाने के भी लाले होते थे, लोगों को 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती थी। आज के टाइम पर तो चलो सिचुएशन काफी हद तक सुधर चुकी है। तो पहले जो खाने के लाले पड़े हुए थे, उन लालों को दूर करने के लिए क्या थे, लोग मेहनत करते थे, कमाते थे, पैसा कमाते थे, जो भी थे भाई, हमें बस खाने की अरेंजमेंट हो। हर कोई व्यक्ति क्या था, जैसे आपने पुराने समय के अंदर देखा भी होगा, भाई तेरे को क्या चाहिए, अच्छा तेरे को घड़ा चाहिए, पानी वाला घड़ा, मटका चाहिए, ले भाई मटका, मेरे को बदले में गेहूं दे दे। मतलब सारा जो काम होता था खाने के लिए चलता था, भाई मेरे को कुछ खाने को मिल जाए, अनाज मिल जाए। अब चीजें बदल चुकी हैं। तो क्या हुआ था, इस टाइप से जबरदस्ती जो अंग्रेज टैक्स वसूलते थे, टैक्स नहीं कोई दिया करता, किसी का द्वारा नहीं होता, उसका कोर्डे मारिया करते, भूनी डाल पिट्या कर दे, ठीक है। तब क्या था, लोग मतलब कि समझो कंगाल होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। बहुत सारे लोग कंगाल हो गए, कुछ लोग फकीर बन गए, फकीर विद्रोह स्टार्ट हो गया। कुछ लोगों ने सन्यास ले लिया, बोले हम तो खेती बाड़ी कर देगा, हमारी जमीन तो हमें रख लो, ठीक है, हम तो सन्यास ले वहां, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग काम स्टार्ट कर दिए। अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पे जो आता है उसका नाम है सन्यासी विद्रोह। क्या नाम है भाई, सन्यासी विद्रोह। एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर ये नहीं पूछते बस सन्यासी विद्रोह क्या था, क्या कुछ नहीं था। एग्जाम के अंदर आपसे पूछा सन्यासी विद्रोह स्टार्ट कब हुआ, कहां शुरू हुआ और इसका लीडर कौन था। अब मैं आपको जितने भी विद्रोह करवाऊंगा ना, इनके सिर्फ आपको तारीख याद रखनी है, लीडर कौन था और कहां से स्टार्ट हुई थी, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है जी। तो सन्यासी विद्रोह हमारा 1763-64 के दौरान, इन 2 सालों तक चला था। ये मेनली कहां पर, बंगाल और बिहार में शुरू हुआ था भाई, बंगाल एंड बिहार में शुरू। वहां के किसान क्या बोले, भाई हम तो हमारी धरती छोड़ के सन्यास ले वहां, ताम अंग्रेजों ताम खुद संभालो, ताम ना बहुत दुखी कर दिया हम, ठीक है जी। और इस विद्रोह के लीडर कौन कौन थे, तो इस विद्रोह के 3 लीडर थे भाई। एक का नाम था मजनू शाह, ठीक है, एक का क्या नाम था, मजनू शाह। याद कैसे रखोगे भाई, देखो मजनू क्या बोला, भाई बहुत जारी मार ली, ठीक है, अब मैं लेता हूं सन्यास, थक चुका हूं मैं जारी मार मार के, यानी मजनू शाह ने बोला मैं सन्यास लेता हूं। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास भवानी पाठक, आदमियों का देश ना महिला समझ लो, भवानी पाठक, इसने भी इसके विरुद्ध में आंदोलन किया। और तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास देवी चौधरानी, ये महिला है, क्या थी, देवी चौधरानी। तो ये 3 टाइप के व्यक्तित्व थे जिनके द्वारा क्या है, तुम्हारे सन्यासी विद्रोह की लीडरशिप करी गई। 1763-64 के दौरान बंगाल और बिहार के अंदर ये विद्रोह तुम्हारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है भाई। हाँ मजनू शाह सर, ग्रुप डी के लिए सीईटी क्लियर मांग रहे हैं क्या, कौन मतलब हरियाणा ग्रुप डी के लिए, हरियाणा ग्रुप डी के लिए तो फिर तुम्हें सीईटी का ग्रुप डी वाला देना होगा ना। अभी तो ग्रुप सी का है, सीईटी ग्रुप डी अभी होना बाकी भाई। मैक्सिमम बच्चे नुए को मेरा मैक्सिमम बच्चे ने सोचे सी वाला पेपर रहता नहीं, सीधा ग्रुप डी में लगे ना भाई। ग्रुप डी का अलग सीईटी होगा जो कि अभी नहीं होगा, वो ये समझो जब तक तुम्हारा सीईटी इसका परी वाले का रिजल्ट नहीं आ लेता ना, इतना तो डी वाला भूल जाओ, मतलब समय लगेगा अभी अच्छा खासा, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है भाई, इस अच्छे खासे समय को तुम कैसे यूज करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब अगर जैसे मान लो अच्छा खासा समय है तुम्हारे पास और तुम इस समय का प्रयोग करके अच्छे से तैयारी कर लो तो तुम बहुत आगे चले जाओगे, और इस समय का यूज करके तैयारी नहीं करोगे तो यहीं पर पिछड़े रह जाओगे, ठीक है। वेरी गुड, ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है। और ये जो सन्यासी विद्रोह है ना, इसी का वर्णन जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम सुना है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नाम तो सुना होगा, सुना है जी, वंदे मातरम गीत भी सुना होगा, इन्हीं किसी से तो लिया गया था। तो इनका उपन्यास था भाई, इनका क्या था, उपन्यास था एक, जिसको नोवेल बोलते इंग्लिश में, क्या था, आनंद मठ भाई, क्या नाम था, आनंद मठ। तो आनंद मठ के अंदर भी क्या है, आनंद मठ का नहीं, यहां पर के लिखो, चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में भी
इसका वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है, एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है, कि सन्यासी विद्रोह का वर्णन किस उपन्यास में मिलता है? तो आनंद मठ के अंदर क्या है? सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। लीडर याद रखना मजनू साहब, भवानी पाठक और तीसरे नंबर पर देवी चौधरानी। 1763-64 के दौरान बंगाल और बिहार के अंदर तुम्हारा स्टार्ट हुआ था। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब जो इसके इसी विद्रोह से रिलेटेड जो लास्ट पॉइंट है, ये विद्रोह देखो भाई मतलब कि ठीक ठाक चलता रहा, मेनली इन दिनों के अंदर तुम्हारा स्टार्ट हुआ था 1763-64 के दौरान, ठीक है, थोड़ी थोड़ी जगह से। लेकिन इस विद्रोह ने जो पीक लेवल का जो मतलब कि पीक पॉइंट जो हासिल कराया, पीक पॉइंट हासिल का मतलब जैसे कि भाई अब कोई भी आंदोलन होता है, भाई मान लिया तुम्हारा आज से कोई आंदोलन शुरू हो गया, स्टार्टिंग में वो आंदोलन कमजोर होता है, धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर वो आंदोलन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब लोग कुछ भी उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये आंदोलन जो था तुम्हारा, जो सन्यासी विद्रोह था, ये तुम्हारा वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर सबसे ज्यादा मतलब ये समझो स्ट्रांग हो गया था, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर सबसे ज्यादा उग्र हो गया था भाई। उग्र का मतलब समझ गए, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक अवस्था के अंदर आंदोलन पहुंच गया था भाई, किसी को भी मर मिटने के लिए तैयार हो गए थे, ठीक है। इस तरीके से याद रह जाएगा तुम्हारे, ठीक है भाई। सर दिल्ली पुलिस की जीएस के लिए बता दो प्लीज। तो दिल्ली पुलिस की जीएस जतिन पांडे चलने तो लग रही है यार, ये दिल्ली पुलिस के लिए ही तो है स्पेशल। एसएससी का कोई एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस हो, रेलवे हो, सभी एग्जामों के लिए यार कंप्लीट पॉलिटी करवा दी, कंप्लीट ज्योग्राफी करवा दी, कंप्लीट तुम्हारी इकोनॉमिक्स करवा दी, स्टैटिक जीके पूरी करवा दी। तो हिस्ट्री तो लास्ट चलने लग रही भाई, ठीक है। अभी मॉडर्न है, मॉडर्न के बाद मिडवेल स्टार्ट करेंगे और फिर इसके बाद एंशिएंट करके इसको खत्म कर देंगे। सितंबर के अंदर समझो 30 सितंबर से पहले तुम्हारी हिस्ट्री समाप्त, ठीक है। मतलब मैंने तो भाई दिल्ली पुलिस का बैच ही मार्च के अंदर ही स्टार्ट कर दिया था, 26-27 मार्च के आसपास से, और मेरा तो लक्ष्य ये था भाई कि 6 महीने में आराम से बच्चे तैयारी कर लेंगे। अब जैसे तुम्हारे फॉर्म निकलेंगे सितंबर के अंदर, फॉर्म निकलने समझ लो लास्ट सीक में फॉर्म निकलेंगे तुम्हारे करीबन 24-25 सितंबर के आसपास, ठीक है। पहले भी निकल जाएंगे पता, बाकी मेरे हिसाब से 24-25 सितंबर के आसपास तुम्हारे फॉर्म निकलेंगे। सीजीएल का एग्जाम पूरा होने के बाद लास्ट के दिनों में निकाल लेंगे ये फॉर्म, ठीक है। और फिर 1 महीने के करीब तुमसे फॉर्म भरवाएंगे और उसके बाद ये तुमसे पेपर लेंगे। तो यानी सीधी सी बात है, इतने फॉर्म स्टार्ट होंगे, इतने तो अपना सिलेबस लगभग पूरा हो जाएगा। उसके बाद तो सिर्फ ये है भाई 2 महीने अपना आराम से रिवीजन मारना, अक्टूबर नवंबर, ठीक है। दिसंबर में तुम्हारा पेपर और दिसंबर के एंड में, और उस टाइम पेपर करके और अपना काचे काटना। चीजें समझ में आई, ठीक है। तो यानी कि अपना मेन लक्ष्य ये था भाई कि एग्जाम तक तुम्हारा सिलेबस पूरा हो। अब सिलेक्शन उन्हीं साथियों का होगा जो लगातार 6 महीने से पढ़ने लग रहे थे। मार्च में स्टार्ट कराया था बैच, अप्रैल लगा लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने हो गए। 6 महीने से लगातार पढ़ने लग रहे हैं साथी। इन्होंने मैथ भी पढ़ा है बैच के अंदर, रीजनिंग भी पढ़ी है, जीके भी अभी चलने लग रही है, कंप्यूटर की क्लास भी बैच के अंदर चलती है, ठीक है। तो चारों सब्जेक्ट ही रेगुलर पढ़ने लग रहे हैं। ये और PYQ भी देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। और जैसे ही अब तुम्हारा सिलेबस पूरा हो, सिलेबस पूरा होते ही साइंस भी मैंने करवा दी बाकायदा बैच के अंदर, सिलेबस पूरा होते ही तुम्हारा अलग से क्या नाम है PYQ सीरीज भी चलाऊंगा दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल, ठीक है। मतलब कि जो साथी रेगुलर जुड़े हुए थे दिल्ली पुलिस के अंदर वही बच्चे सिलेक्शन देंगे। अपने को ये नहीं है कि भाई अपना पास लाख बालक लाइव आ जाए और सौदा हो जाए, लेकिन नो है भाई कि सिलेक्शन लेने वाले बच्चे कम ही होते हैं। 6-7 हज़ार वैकेंसी आती है, उन 6-7 हज़ार के अंदर से समझ लो भाई कि 1000-2000 भी अगर अपने पास हो तो वो भी एक अच्छा सिलेक्शन दे जाते हैं, ठीक है। चले आगे जी सर, चलो आगे चलते हैं। अब ये हर एक साथी के समझ में आ गया भाई मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आता हमारा इसी के अंदर जैसे सन्यासी विद्रोह था, इसी टाइप से हमारे पास एक और विद्रोह हुआ था इतिहास के अंदर जिसका नाम था पैका विद्रोह। क्या नाम था जिसका? पैका विद्रोह। ये पैका विद्रोह ये क्या चीज थी जी? आ जाओ इसके बारे में बताता हूं। पैका विद्रोह क्या था भाई तुम्हारा? पैका विद्रोह 1817 के अंदर ओडिशा में स्टार्ट हुआ था भाई। कहां पर स्टार्ट हुआ था? ओडिशा के अंदर 1817 के अंदर। ये क्या कुछ था? पैका बोलिया किसको गया? उड़ीसा के अंदर जो विद्रोही जो नागरिक होते थे ना उनको पैका बोलिया जाता था।
मतलब जैसे मान लिया आप अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने लगे, अंग्रेजों ने आपके ऊपर फायरिंग कर दी, आपने तीर तार मार दिए, भाले बुल्ले मार दिए, अपना भी अंग्रेजों पर अटैक कर दिए, यानी एक तरीके से आप लोगों को सैनिक माना जाता था और आपको ही क्या पैका बोला जाता था। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ये किस कारण स्टार्ट हुआ? अंग्रेजों ने इनकी भूमि छीन ली, ठीक है, जरूरत से ज्यादा टैक्स लिया, इस वजह से तुम्हारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और किसके द्वारा, कौन इस आंदोलन का लीडर था? तो वो था बख्शी जगबंधु विद्याधर, वो इस आंदोलन का लीडर था। तो ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो क्या है तुम्हारा, आ जाओ, पैका विद्रोह कब तुम्हारा? साल 1817, 17 मतलब सताना, यानी आम जनता को सताने के लिए ओडिशा में स्टार्ट हुआ। ओडिशा के अंदर तुम्हारा स्टार्ट हुआ। क्या चीज स्टार्ट हुई? पैका विद्रोह स्टार्ट हुआ, ठीक है जी। मेनली इसका लीडर कौन था पैका विद्रोह का? मतलब किसकी लीडरशिप के अंदर ये तुम्हारा स्टार्ट हुआ? अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कौन था? बख्शी जगबंधु विद्याधर। क्या था? बख्शी जगबंधु विद्याधर भाई, इनकी लीडरशिप के अंदर यह आंदोलन तुम्हारा स्टार्ट हुआ, ठीक है जी। पैका बोलिया किसको गया है? तो जो भी तुम्हारे उड़ीसा में विद्रोही सैनिकों को पैका बोलते थे, ठीक है जी। इसके अलावा इसका कारण क्या था? ये जो तुम्हारा पैका विद्रोह स्टार्ट हुआ, इसका मेन रीजन क्या था? तो क्या था भाई, तुम्हारे जो भी जमींदार थे या जो भी किसान थे उनकी भूमि छीन ली, या फिर उनके ऊपर टैक्स का अधिक बोझ था भाई। भूमि छीन जाना या टैक्स का अधिक बोझ, ये जो थे 2 रीजन थे जिसकी वजह से क्या है, पैका विद्रोह तुम्हारा हुआ था। आपसे एग्जाम के अंदर यही पूछेगा कि ये कोई नहीं पूछा भाई कारण क्या था, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया। आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि पैका विद्रोह के अंदर पैका किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? विद्रोही सैनिकों को, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ? 1817 में, जनता को सताने के लिए, ठीक है। ओडिशा के अंदर तुम्हारा स्टार्ट हुआ था। इसका लीडर कौन था? बख्शी जगबंधु विद्याधर। इस तरीके से आपको याद रखना, यही एग्जाम के अंदर पूछेगा, ठीक है जी। हाँ, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है भाई। आगे चलूं सर, ये जो ग्रुप डी 10th वालों का, हाँ 10th वालों का भाई ग्रुप डी। अब आता हमारा पैका के बाद आता है अहोम विद्रोह भाई। कौन सा विद्रोह? अहोम विद्रोह। ये अहोम विद्रोह ये क्या चीज है जी? आ जाओ इसके बारे में बताता हूं, अहोम विद्रोह क्या चीज है। देखो अहोम विद्रोह क्या चीज है भाई तुम्हारा, 1822 के अंदर असम के अंदर स्टार्ट हुआ। 1822 के अंदर एक और चीज भी स्टार्ट हुई थी जी। क्या हुई थी जी? याद करो, अभी अभी तुम्हारा जो भूमि वाले आंदोलन थे इसके अंदर मैंने बताया जो तीसरा जो भूमि का आंदोलन था, याद आया या नहीं आया? चलो याद दिला देता हूं तुमको। 1822 के अंदर महालवाड़ी व्यवस्था नहीं स्टार्ट हुई थी तुम्हारी? हुई थी जी। तो इसी 1822 के अंदर तुम्हारे पास अहोम विद्रोह भी स्टार्ट हुआ। 1822 में कहां पर स्टार्ट हुआ जी? असम के अंदर स्टार्ट हुआ भाई। असम में क्या चीज स्टार्ट हुई तुम्हारी? अहोम विद्रोह। ये अहोम क्या था जी? ये आदिवासियों की एक जनजाति होती थी। अहोम क्या थी? अहोम आदिवासियों की जनजाति का नाम होता था अहोम, ठीक है। आदिवासियों की जो जनजाति थी उसको क्या बोलते थे? अहोम बोलते थे, ठीक है जी। बिल्कुल बेसिक सी बात है, समझ में आएगी, ठीक है। ये मेनली क्या कुछ हुआ था, किसकी वजह से हुआ था? मेनली जो आदिवासी समुदाय था ना, उसकी जो जमीन थी जिसके ऊपर आदिवासी समुदाय रहता था, उसकी जमीन के ऊपर अंग्रेजों ने कर लिया कब्जा, ठीक है। उसकी वजह से आदिवासी हो गए नाराज और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया विद्रोह, जिसका नाम था अहोम विद्रोह। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। इसके अंदर आपको अभी और भी चीजें बताऊंगा। तो मेनली पहले तो चीज ये याद रखो भाई, इसका कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा अहोम समुदाय की भूमि पर कब्जा जो कर रखा था, ठीक है, ये इसका मेन रीजन था। और दूसरा जो मतलब था, इसका लीडर कौन था? ये चीज तो मैं आपको बताने भूल गया। जो ये अहोम विद्रोह था, इसकी लीडरशिप किसके द्वारा करी गई थी? तो गोमधर कुंवर के द्वारा,
ठीक है, इसकी लीडरशिप किसके द्वारा करी गई? गोमधर कुंवर के द्वारा क्या है इसकी लीडरशिप करी गई। गोमधर कुंवर के द्वारा किसकी लीडरशिप करी गई? तुम्हारे अहोम विद्रोह की लीडरशिप किसने करी? गोमधर कुंवर। ठीक है, याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रखोगे, वो अहोम, अहोम के अंदर क्या? होम। होम का मतलब क्या होता है? घर होता है जी। ठीक है, गोमधर, ठीक है, गोम का मतलब होगा गौ माता। गौ माता को क्या भाई? घर के अंदर धर ले, घर के अंदर रख ले। क्यों? क्योंकि बाहर सेफ नहीं, बाहर लोग हैं मार काट करके उसको खा जाते हैं, तो उसको घर में रखो भाई गौ माता को। ठीक है, गौ माता, गोमधर, अहोम। ठीक है, होम के अंदर रख, इस तरीके से याद रख लो। चीजें समझ में आई या नहीं है? तो यही जो अहोम जो साम्राज्य था, ये जो विद्रोह हुआ, इसके बदौलत एक युद्ध भी हो गया। अच्छा जी, और इन्होंने पंगा किससे लिया? मुगल सम्राट औरंगजेब से भाई। जो औरंगजेब जो बहुत ही क्रूर शासक हुआ करता, उसके लिए ना पंगा ले लिया जी। ठीक है, उस युद्ध का नाम याद रखना है, और इसके अंदर जीत भी गए। खास बात ये है, ठीक है, उस युद्ध का नाम था सराय घाट का युद्ध। अगले पेज पे करवा दो। ठीक है, तो ये मेन है, ये युद्ध याद रखना। पूछा था कि सराय घाट का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? सराय घाट का युद्ध ये किस किस के बीच में हुआ? तो तुम्हारा सराय घाट का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? ये हुआ मुगल सम्राट औरंगजेब वर्सेस किसके बीच में? अहोम समुदाय के बीच में। अहोम समुदाय के बीच में। लेकिन इसके अंदर औरंगजेब खुद नहीं लड़ने लग रहा था। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे जैसे मान लो सल्तनत फैलती जाती है, अब आप खुद बताओ, अब कहीं पे छोटी मोटी लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री खुद थोड़े लड़ने जाते हैं। मानते हो बात? यानी अपनी ओर से सेना को भेजेंगे या छोटे मोटे पुलिस वाले को भेजेंगे, जाओ उसको समेट के आ। मानते हो बात? तो उसी टाइप से तो औरंगजेब था उस टाइम खुद थोड़े लड़ने जाएगा, बस छोटा मोटा समुदाय था। ठीक है, कोई बड़ा देश हो जिसकी जीतना हो तो औरंगजेब खुद जावे। ठीक है, ये छोटा मोटा समुदाय था, इसको जीतने के लिए औरंगजेब नहीं जा गया था। औरंगजेब ने अपनी तरफ से एक सैनिक को, मतलब एक उसको भेज दिया, भाई तू जा मेरी तरफ था लीडर बन की। उसका नाम था राम सिंह। ठीक है, राम सिंह था जो कि औरंगजेब की तरफ से लीडर बन के गया था, और ये इनके साथ लड़ा था, और अहोम समुदाय ने इसको हरा दिया। अहोम समुदाय बन गया था इसके अंदर विनर। तो एग्जाम के अंदर बकायदा पूछा गया सराय घाट का युद्ध, ठीक है, कहां हुआ और कब हुआ था, ये चीज तो मैंने आपको बताई नहीं। सराय घाट का युद्ध, ये चीज भी लिख लेना, 1671 के अंदर हुआ था, और मेनली हुआ कहां पर था? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर हुआ था भाई। ठीक है, 1671 में ब्रह्मपुत्र नदी पर हुआ था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, सराय घाट का युद्ध याद रखना, ये इसी से बिलोंग करता है। ठीक है, अहोम समुदाय से। और अहोम समुदाय का जो विद्रोह था ये बाद में हुआ था, युद्ध पहले हो चुका था। युद्ध तो तुम्हारा 1671 के अंदर हुआ है, इसके 200 साल बाद हुआ विद्रोह। विद्रोह तो अंग्रेजों के आने के बाद हुआ है। ठीक है, विद्रोह तुम्हारा बाद में हुआ था अंग्रेजों के टाइम पर, युद्ध तो तुम्हारा ये पहले हो चुका था। ठीक है, औरंगजेब के टाइम पर, उस टाइम की बात है। चीजें समझ में आ गई हर एक साथ? ठीक है, ठीक है जी, आ गई। आए तो यार मैं समझाने लग रहा हूं। ठीक है अब चलते आगे। आगे आता हमारे पास जो विद्रोह, उस विद्रोह का नाम है पागलपंथी विद्रोह। कौन सा हमारा? पागलपंथी नहीं है, पागलपंथी है, पंथी विद्रोह। पागलपंथी तो तुम करते हो, ठीक है, जारी मार मार के। तो पागलपंथी विद्रोह है भाई, ये किस चीज से बिलोंग करता है और क्या कुछ है? ये भी मेनली बंगाल के सारे विद्रोह मेनली जो हमारा पूर्वी भारत है ना उसी तरफ हुए थे भाई। उसी तरफ हमारा असम के अंदर, कोई बंगाल के अंदर, कोई उड़ीसा के अंदर। ठीक है, तो ये भी हमारा पागलपंथी विद्रोह, ये भी कहां पर हुआ था? हमारा साल 1825 के अंदर बंगाल के अंदर मेनली हुआ था भाई। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह कहां पर? साल 1825 में बंगाल में हुआ भाई, बंगाल में हुआ। कैसे याद रखो भाई? ऐसे बंगाल, बंगाल के अंदर है गाल। ठीक है, गाल के ऊपर क्या? पागलपंथी में थप्पड़ लग गया। ठीक है, पचक देसी, जिसे पचक देसी थप्पड़ लग गया, जिसकी वजह से क्या विद्रोह स्टार्ट हो गया भाई। ठीक है, और इसका लीडर कौन था? करमशाह नाम का कोई वहां का व्यक्तित्व था, और उसका एक बेटा है जिसका नाम था टिप्पू शाह। ठीक है, इन दोनों बाप बेटा ने मिलकर कराया था भाई। ठीक है, इसकी लीडरशिप किसने करी? लीडर कौन बनाया था इसका? करमशाह एवं उसका पुत्र टिप्पू शाह।
इन दोनों ने मिलकर क्या है ये तुम्हारा आंदोलन कराया था। चीजें समझ में आ गई? तो पागलपंथी विद्रोह क्लियर होया। पागलपंथी के बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना और इससे अलावा कुछ नहीं पूछते इसके बारे में, ठीक है। 1825 में बंगाल में हुआ था। लीडर कौन था? करमसा और उसका पुत्र था टिप्पू सा। मेन कारण क्या था? मेन कारण वो था अंग्रेज थे, अंग्रेजा ने वो टैक्स फालतू ले लिया, जमीन पर कब्जा कर लिया, ये मेन कारण थे इधर, ठीक है जी। अगला आता हमारा, इसी पे आड़े करवा दो, अगला इससे पे करवा दो। अगला हमारा मोपला विद्रोह। ये बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, मोपला विद्रोह। ये क्या कुछ मामला जी, क्या कुछ मैटर, इसके बारे में बताता हूं। देखो मोपला विद्रोह क्या था तुम्हारा, ये मेनली हुआ था केरल के अंदर। सुना हो आपने मालाबार ज्वेलर्स, मालाबार तट, ठीक है, वो सारे कहां पर हैं? केरल के अंदर है। तो मेनली मालाबार केरल के अंदर हुआ था साल 1836 के अंदर। और मोपला किसको बोला जाता था? जो छोटे किसान या मजदूर होते थे ना, उनको केरल के अंदर मोपला बोलते थे, ठीक है। मोपला किसको बोलते थे? छोटे किसान या जो मजदूर होया करते उनको क्या बोलते थे? मोपला बोलते थे। और ये मेनली हुआ कहां पर? केरल के अंदर हुआ साल 1836 में। कहां पर? केरल। केरल के अंदर भी विशेष तौर पे जगह पूछ ले तो मालाबार में, मालाबार तट पर, ठीक है, वहां पर ये विद्रोह हुआ था। कौन सा? मोपला विद्रोह। चीजें समझ में आई या नहीं है? सिर्फ इतना ही याद रखना और इसके अंदर कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसानों और मजदूरों ने वही विद्रोह किया था, कारण वही था कि भाई इनकी जमीनों के ऊपर कब्जा कर लिया और कर लिया, बस इतना ही याद रखना। इसका ना कोई लीडर था, सारे किसानों ने मिलकर इसका विद्रोह किया था। चीजें समझ में? मोपला विद्रोह साल 1836 में भाई, ठीक है। याद कैसे रखोगे भाई? देखो छत्ती, छत्ती का मतलब होगा छाती, छाती के अंदर पौधे, ठीक है। मोपला पौने का मतलब है मोपला, ये मो पौधे, इसके छाती में पौधे, ठीक है। के पोगे छाती मां, आंगली पौधे जी छाती मां, ठीक है। ऐसे याद रख लेना। आगे चले, अगला जो हमारे पास विद्रोह, बस एक दो और रह गए इसके बाद, बस वही जगह, ठीक है। अगला हमारे पास है कोल विद्रोह भाई। इसके बाद बस एक और रह गया, कोल के बाद बस लास्ट है कोल विद्रोह भाई। ये क्या कुछ मामला था जी? ये कोल विद्रोह हुआ था भाई तुम्हारा छोटा नागपुर में, ठीक है। भाई क्या बोलोगे, कैसे याद रखोगे? भाई कोल, कोल का मतलब है मेरे कोल मताना। पंजाबी भाषा के अंदर आपने सुना मेरे कोल मताना। कोल का मतलब था नजदीक, ठीक है। भाई मेरे कोल मताना, तेरा तो छोटा नाग है भाई, ठीक है। जो तेरा नाग है ना, जो तू नाग लेके आने लग रहा है, ठीक है, ये छोटा है तो मेरे कोल मताना। चीजें समझ में आई? ठीक है। बखाम का छोटा नाग का बच्चा, इसका गिल गिल, इसका बाबू भी अंधा पाओ डसलेगा, ठीक है। इस तरीके से तो कोल विद्रोह कहां पर तुम्हारा? छोटा नागपुर के अंदर हुआ था। और कब? साल 1831 में। 1831 में छोटा नागपुर। ये छोटा नागपुर कहां पर पड़ता है भाई? झारखंड के अंदर पड़ते हैं मेनली। छोटा नागपुर में हुआ था, ठीक है। क्या हुआ तुम्हारा? कोल विद्रोह हुआ साल 1831 में छोटा नागपुर के अंदर। इसका लीडर कौन था? तो इसका लीडर था बुद्धो भगत। लीडर कौन था तुम्हारा? बुद्धो भगत इसका लीडर था भाई, बुद्धो भगत, ठीक है, ठीक है। ओके बोला, अरे बुद्धू है क्या, छोटा नाग है ये नहीं डसेगा, ठीक है। इस तरीके से बुद्धो भगत इसका लीडर था भाई, ठीक है। और किसके द्वारा कराया गया? वही आदिवासी समुदाय के द्वारा ये विद्रोह कराया गया था। आदिवासी समुदाय द्वारा विद्रोह तुम्हारा किया गया था, ठीक है जी। अब आते हमारा जो लास्ट विद्रोह है, जिसका नाम है तुम्हारा हो व मुंडा विद्रोह, ठीक है। हो व मुंडा विद्रोह, ये तुम्हारा लास्ट विद्रोह है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, हो व मुंडा विद्रोह। ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन इनको लिखते साथ हैं, ठीक है। मुंडा नाम सुना हो तुमने, बिरसा मुंडा, तो वही वाला हो और मुंडा विद्रोह है भाई। हो विद्रोह मेनली कब से कब तक चला? एक तो इसका साल याद रखना, जो कि एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। साल 1820 से 27 तक तुम्हारा कौन सा विद्रोह चला था? हो विद्रोह चला था। मैक्सिमम बच्चे बढ़ गो जी, इतना डाटा याद कुकर कराए, साल याद कुकर रखा है, 4-5 बार पढ़ोगे सारे याद हो जाए, एक बार में पढ़ना तो याद को नहीं हो है, ठीक है। भी मैं क्लास पूरी करे पाता तमनो ना सोचियो भाई हाँ हमारा याद हो गए। क्लास पूरी करे पाछा शाम ना तमने रात ना टाइम मिला 7-8 बजे 9 बजे जिस भी टाइम, एक बार जो आज करवाया है, जो भी तम नोट्स बनाओ या जो बैच का में PDF मिला एडिटेड नोट्स की, उसका अपना एक बार रिवाइज मारियो, ठीक है। कल भी क्लास लगाने था पहला एक बार ना रिवाइज मारी, 10 मिनट भी कौन लगा रिविजन मारना, लेकिन उसका पक्के हो जाएंगे, ये तारा साल पक्के याद रहोगे। हाँ ठीक है, मेरा ये खुद का नू ये याद हुए हैं, मेरा कहूँ कि थोड़ी ना आम जन्म जाति याद थे,
मैं खुद इन मतलब मैं 2-3 बार पढ़ा हाँ, पहला तैयारी करोड़ी तो उसमें भी 4-5 बार पढ़ोड़े हैं। अरे भी तारी क्लास लेने था पहला भी भाई 2-3 बार ना अच्छे दिमाग में सेट करके आऊँ। एक आधा साल तो गलत भी हो जाता, मैं एक आधी बार तो खुद बताओ हो कि हाँ जी अपना गलत कर दिया, 18-33 का 32 लिखा जा, 32 का 33 लिखा जा, वो भी जा भाई सकीप दिमाग में था कई बार। ठीक है, भगवान थोड़ी ना भाई एक आधी चीज़ बोले भी जावा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये चीज़ें जितनी ज़्यादा बार पढ़ो ना मल्टीपल टाइम रिविजन, उतने दिमाग के अंदर पक्के सेट हो जाएंगे। ठीक है, ये मेनली कहां पर चला, सिंहभूम के अंदर चला भाई। ये सिंहभूम ये कहां पर है जी, झारखंड के अंदर सिंहभूम जगह का नाम है ये। ठीक है, झारखंड, झारखंड के अंदर क्या है, जगह का नाम है। क्या झारखंड के अंदर जगह का नाम, सिंहभूम जगह का नाम है, वहां पर ये चला था। ठीक है, किसकी लीडरशिप के अंदर चला, तो ये लीडरशिप चला राजा दुर्जन सिंह की लीडरशिप के अंदर भाई। किसकी, राजा दुर्जन सिंह। अरे क्या लगी, एक सेकंड रुकियो भाई, चाल पड़े कि सौदा हैंग हो गया तेरा। किसकी लीडरशिप में भाई, राजा दुर्जन सिंह की लीडरशिप में चला था। ठीक है, ऐसे लोग दुर्जन का मतलब बहुत ही खराब रहा हो आप ही मैस्ती कौन करा हो ए मैस चलो 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 दुर्जन हो इस तरीके से भाई। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा हो। अब आते मुंडा के ऊपर। मुंडा वाला क्या था, ये चला था तुम्हारा रांची। रांची भी तुम्हारा झारखंड के अंदर ही है। 1899 में रांची यानी कि वही झारखंड के अंदर तुम्हारा चला है। झारखंड में तुम्हारा स्टार्ट हुआ। कौन सा स्टार्ट हुआ तुम्हारा, मुंडा विद्रोह। अब ये भी अब आप ही जो भी विद्रोह की बात है, अब मुंडा विद्रोह की अभी बात कराएंगे। चीजें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, इसका मेन कारण क्या था, इसका मेन कारण वो था। ठीक है, जितने विद्रोह थे सबके मेन कारण होता है अंग्रेजा ने की है, मतलब कि जमीन हड़प ली, यानी कि वही इसका कारण क्या था, जमींदारी या बेगारी प्रथा। जमींदारी या बेगारी प्रथा मेन कारण था भाई। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। किसका मेन कारण था, मुंडा विद्रोह का मेन कारण था। ठीक है, इसके अंदर फिर क्या हुआ भाई, जो बिरसा मुंडा था ये इनका लीडर बन रहा था। इसका लीडरशिप किसने करी, बिरसा मुंडा के द्वारा लीडरशिप करी गई। लीडरशिप किसके द्वारा है, मुंडा विद्रोह। मुंडा का पूरा नाम क्या था, बिरसा मुंडा। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या है आपकी लीडरशिप करी गई। लिखो भाई, बिरसा मुंडा द्वारा लीडरशिप करी गई। और ये जो बिरसा मुंडा था जिसने लीडरशिप करी, फिर इसको क्या अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया भाई। 1899 के अंदर स्टार्ट हुआ था, इसी के 2 साल बाद, साल भर की बात समझ लो, साल 1900 के अंदर क्या बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर दिया और जेल के अंदर इसकी मृत्यु होगी। ठीक है, 1900 में गिरफ्तार वह जेल में इनकी क्या है, मृत्यु होगी। किसकी मृत्यु होगी भाई, बिरसा मुंडा की मृत्यु होगी। ठीक है जी, चीजें समझ में आई। तो ये चीजें आपको याद रखनी है बिरसा मुंडा के बारे में भाई। तो ये था भाई तुम्हारा आज का चैप्टर का कुछ पार्ट। ये भी हम लोग 3 भागों के अंदर करेंगे। आज हमने इसका 1 भाग कर दिया है। 1857 की क्रांति से पहले क्या क्या हुए थे, 3 हमने आंदोलन पढ़े हैं, कौन कौन से हुए, व्यवस्थाएं पढ़ी, बहुत सारे हमने विद्रोह पढ़े, 5-6 टाइप के विद्रोह पढ़े। अहोम विद्रोह, कोल विद्रोह, ठीक है, पैक्का विद्रोह, तुम्हारा पागलपंथी विद्रोह, ये सारे विद्रोहों के बारे में पढ़ा विस्तार पूर्वक। और मेरे हिसाब से हर एक साथी की चीजें से समझ में भी आ गई होंगी। बाकायदा आपको पूरी कंप्लीट थ्योरी बताई, हर एक चीज आपको कोशिश करिए भाई याद करवा भी दूं, जो चीजें याद करवाने की। और कुछ चीजों की जिनकी ट्रिक नहीं बनती वो आपको डायरेक्ट रटने भी पड़ेंगे भाई। ठीक है, तो इसके हैंडरिटन नोट्स, पीडीएफ, ये वीडियो, सारी चीजें आपको बैच के अंदर मिलेगी। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड कर लेना। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी कोर्स मिलेगा, कंप्लीट जीके का भी मिलेगा, जिसको सिर्फ जीके करनी है। ठीक है, हरियाणा के एग्जाम की तैयारी करने लगे तो सीईटी, ग्रुप डी, सीईटी मेंस, उन बैचों के अंदर भी यही क्लास जाती है जीके। यानी आप ये सोचो हरियाणा वाले एग्जामों के अंदर भी एसएससी लेवल की जीके करवाने लग रहा हूं, ताकि आप एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो लाना ले लो, खा जाओ फटाफट। मिलते हैं कल फिर दिन में इसी टाइम। ओके, अभी शाम को 5 बजे इंग्लिश की क्लास होगी।